जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सी एस 615 के लेक्चर नंबर 21 को कवर करेंगे, जो कि प्रोसेसेस का ही कंटिन्यू पार्ट है। अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 20 में कुछ पीएम प्रोसेस ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, बट वहाँ उनकी इतनी डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी। और आज के लेक्चर में हम डिटेल में उन तमाम ग्रुप्स को कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और प्रिपरेशन वीडियोस हैं वो आपको फाइनल टर्म एग्जाम से पहले पहले मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 21 को, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास है इनिशिएटिंग प्रोसेस। इनिशिएटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जिधर से आपके प्रोसेस का आगाज़ होता है, मतलब कि आपके प्रोसेस का जो इनिशियल स्टेज होता है वो इनिशिएटिंग प्रोसेस कहलाता है, मतलब कि प्रोसेस को स्टार्ट करना। और फर्दर हमने ये भी देखा था कि कोई भी प्रोसेस है उसमें तीन चीज़ें लाजमी इन्वॉल्व होती हैं। उसमें हमारे पास इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, इसके अलावा टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब आपने प्रोसेस को इनिशिएट करना है, मतलब कि आप प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इनके टास्क एंड सब टास्क आपको पता होने चाहिए। और एमसीक्यूज़ में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि कोई भी ऑप्शन आपको गिवन होता है, बाद में पूछते हैं कि बताएं ये इनपुट का सब टास्क है या आउटपुट का है या फिर टूल्स एंड टेक्निक्स का पार्ट है। तो इनपुट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, उसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, इसके अलावा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाना होता है उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह ये इनपुट में होती है। इसके बाद आउटपुट जो है उसमें आपको प्रोजेक्ट का चार्टर मिलता है, उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर की असाइनमेंट्स होती हैं कि कौन कौन से काम असाइन होंगे। इसके अलावा कंस्ट्रेंट्स हैं और कुछ असम्पशंस वगैरह भी इसमें शामिल होती हैं। इसी तरह आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स में जो भी चीज़ें शामिल हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर कर लेना है कि जब भी आप प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे तो उसमें ये तीन चीज़ें शामिल होंगी। और फर्दर उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनके सब टास्क क्या हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि जब अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है तो उसमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर ये शॉर्ट में आ जाएगा तो आपने सिर्फ इनका नाम लिखना है कि वो कौन से टास्क हैं जो आप परफॉर्म करते हैं जब आपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना होता है। उसमें सबसे पहले आपके पास है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। ठीक है, सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना होता है, क्योंकि जब तक आप रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई नहीं करेंगे, गैदर नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या चीज़ डेवलप करनी है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना सबसे अहम और सबसे पहला पार्ट होता है। और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, स्पोकन एंड अनस्पोकन। अब दोनों रिक्वायरमेंट्स को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्पोकन ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कस्टमर खुद बताता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मतलब कि मेरी नीड्स एंड वांट्स क्या है, मैं किस तरह का सॉफ्टवेयर या किस तरह का प्रोडक्ट चाहता हूँ, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। बट अनस्पोकन रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कस्टमर नहीं बता पाता, या फिर उसके पास अल्फाज नहीं होते बताने के लिए कि एक्चुअली में उसे चाहिए क्या। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कस्टमर बता नहीं पाता या सिर्फ उसके दिल में होती हैं, वो अनस्पोकन रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे जो क्रिटिकल चैलेंज होता है वो दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है। और जब वो दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स को समझ लेता है तो बाद में उसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में वो कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि ट्रांसलेट कर देता है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा है वो है स्कोप डिटर्मिनेशन। स्कोप डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि स्कोप को डिटरमाइन करना, यानी कि आपके प्रोडक्ट का या आपके प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है उसको आइडेंटिफाई करना, ये देखना कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना है, ये स्कोप डिटर्मिनेशन कहलाता है। और जब आप स्कोप को डिटरमाइन कर लेते हैं तो ये आपकी हेल्प करता है कि जितनी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स उन्हें रिफाइन एंड अंडरस्टैंड किया जा सके। फिर थर्ड वन आपके पास है रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है कि जो भी ज़रूरी रिसोर्सेज हैं वो भी एलोकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये देखना कि कौन से लोग चाहिए और कौन से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स चाहिए। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स कौन कौन से चाहिए, ये आपके पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जब अपने रिसोर्स को एलोकेट करना है तो कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं वो लोग भी हो सकते हैं काम करने वाले, यानी कि कुछ स्किल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, वो भी रिसोर्सेज के तौर पे ही हम यहाँ पे शामिल करेंगे। इसके अलावा कुछ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कुछ टूल्स भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि जब आपने एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज को एलोकेट करना है तो साथ ही साथ आपने उस रिसोर्स की कीमत भी देखनी है, कि यानी कि जो रिसोर्सेज आप एलोकेट कर रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। और जब आप इसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे तो ये आपको एक बजट प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा, यानी कि आप एक प्रॉपर बजट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है उस पर प्रॉपर जो बजट है, टोटली बजट है, वो कितना आएगा।
उसके बाद इसका जो आखिरी टास्क है वो हमारे पास इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान है। ये एक रफ प्रोजेक्ट प्लान होता है, यानी आप इसे ड्राफ्ट वर्जन बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ प्रिमिटिव प्रोजेक्ट प्लान के फीचर्स शामिल होते हैं। इसके अलावा आपने ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट प्लान है इसमें इनिशियल रिस्क एनालिसिस हो सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में आने वाले जो रिस्क हैं उन्हें एनालाइज किया जा सकता है, इसकी स्टार्टिंग डेट, एंड डेट। इसके अलावा हर प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनका ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब कि अगर प्रोजेक्ट में कोई एक्टिविटी है तो एक एक्टिविटी पे कितना टाइम लगेगा, उस ड्यूरेशन को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि जो इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान है ये एक रफ प्रोजेक्ट प्लान है, ड्राफ्ट वर्जन होता है और उसमें सिर्फ प्रिमिटिव प्रोजेक्ट प्लान फीचर्स होते हैं। इसके अलावा ये किन चीज़ों को कैरी करता है, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके बाद है प्लानिंग प्रोसेस। जब आपने अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर लेना है तो उससे जो अगला प्रोसेस आएगा वो होगा प्लानिंग प्रोसेस। मतलब कि प्लानिंग का मतलब होता है कि डायरेक्शन सेट करना, यानी कि एक डायरेक्शन होती है जो आप सेट कर लेते हैं और बाद में सारे सिस्टम को उसी डायरेक्शन पे आप चलाते हैं। सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर डेस्टिनेशन की आपको नहीं पता, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ जाना, तो आपकी गाड़ी की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज़ हो आप मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। इसलिए जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले आपको उसकी डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी और फिर आपने अपने सिस्टम को उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे चलाना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि लार्ज कॉर्पोरेशन में कुछ फेजेस वगैरह इंक्लूड होते हैं, वो कौन से होते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ लिया जाता है, अक्सर ये ऑप्शंस में गिवन होते हैं। तो उसमें आपके पास जो पहला फेज़ है वो इन ईच डिवीजन है, उसके बाद इन ईच डिपार्टमेंट है, एंड थर्ड वन इन ईच ग्रुप ईटीसी। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो प्लानिंग है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यानी कि बेसिक टर्म्स वगैरह इंक्लूड होती हैं। ये सिर्फ आपने शॉर्ट के हवाले से देख लेना, इनके नाम सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्लानिंग का फेज़ परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास है गोल, मतलब आपको गोल पता होना चाहिए कि आपने जो चीज़ अचीव करनी है वो क्या करनी है, आपको फाइनल रिजल्ट्स क्या चाहिए, आपका गोल क्या है। उसके बाद स्ट्रेटेजीज एंड एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कि वो मेथड जिन पे आप गोल को अचीव कर सकते हैं, वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से तरीकाकार हैं, वो कौन से एक्टिविटीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, यानी कि जो आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा टास्क वो काम होते हैं जो आप लोगों को असाइन करते हैं, मतलब कि जिन्होंने काम करना होता है, जब आप उन्हें काम असाइन करेंगे तो टास्क कहलाते हैं, यानी कि जो भी काम आप असाइन करते हैं उस काम को टास्क बोला जाता है। उसके बाद है रिसोर्सेज एंड बजटिंग। रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसमें लोग हो सकते हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो रिसोर्सेज एंड बजट्स होते हैं उसमें पीपल, मटीरियल, टेक्नोलॉजीज़, पैसा, ये तमाम चीज़ें शामिल हो सकती हैं जो कि आपके प्रोसेस या आपकी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये रिसोर्सेज एंड बजट्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्टर। तो यहाँ पे जो स्मार्टर है वो एक एक्रोनाइम है, मतलब कि हम डिफरेंट लेटर्स को जब आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, जोड़ते हैं, तो स्मार्टर का लफ्ज़ बनता है। अब स्मार्टर स्टैंड्स फॉर व्हाट, अभी आपको पता होना चाहिए, अक्सर शॉर्ट में आ जाता है कि स्मार्टर स्टैंड फॉर व्हाट, आपने इसके एब्रीविएशन यानी कि खोल के बताना होता है कि एस स्टैंड फॉर व्हाट, एम स्टैंड फॉर व्हाट। तो एस से हम स्पेसिफिक का लफ्ज़ बनाते हैं, एम से हम मेजरेबल बनाते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सेप्टेबल है, रियलिस्टिक है, टाइम फ्रेम है, एक्सटेंडिंग है एंड रिवार्डिंग है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्मार्टर जो है वो एक एक्रोनिम है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ये सिर्फ एब्रीविएशन के तौर पे आपने देख लेना है, यानी कि शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों तरह से आपने इसे याद कर लेना है। यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 21 कंप्लीट होता है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजमी पूछें, एंड फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।